हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारी इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो हमारी जो सुबह वाली क्लास थी वो गेप हो जा रहा है क्योंकि मेरा ड्यूटी रह जा रहा है, इसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है आज का जो सेशन है ये 23वां सेशन है, ठीक है। PYQ का जो हमारा सेशन चल रहा था 25 क्वेश्चन का, तो अब हमने सोचा है कि इसमें 50 क्वेश्चन कराने के लिए, ठीक है, ताकि आप लोग का सिलेबस जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है। तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए और ये 23वां क्लास हमारा है और कोशिश करेंगे कि आपको प्रतिदिन मिले, ठीक है। तो चलिए, आज के हमारे जो प्रश्न है 651 से है, ठीक ना। 650 तक हो चुका था, ठीक है, 650 तक। अब 651 से लेकर के 700 तक हम आज बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में और डिस्कशन भी होगा। काफी धाकड़ करा कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो हुमायूं के मकबरा का जो निर्माण हुआ था उसके पत्नी के द्वारा कराया गया था। उसका पत्नी का नाम क्या था? तो हमीदा बानो बेगम। क्या नाम था? तो हमीदा बानो बेगम था, ठीक है। ये जो हुमायूं का मकबरा है, ठीक है, हुमायूं हुमायूं का मकबरा जो है, अगर आपसे पूछेगा कि कहाँ है, तो ये जो है आपको दिल्ली में है। कहाँ है? तो दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। इसको डिजाइन अगर हम बात करते हैं, इसका डिजाइन डिजाइन किसने किया था तैयार? तो डिजाइन की अगर हम बात करते हैं तो मिर्जा ग्यास बेग ने किया था। मिर्जा ग्यास बेग के द्वारा जो है यह डिजाइन किया गया था हुमायूं के मकबरा को, हुमायूं के मकबरा का डिजाइन, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। बाबर के बाद जो है हुमायूं आया था, ठीक है। आपको बाबर आया था पहले, ठीक है, फिर हुमायूं आया था, फिर अकबर आया था, ठीक है, फिर जहांगीर आया था, और फिर शाहजहां आया था, और फिर लास्ट में औरंगजेब आया था, ठीक है, औरंगजेब। उसके बाद जो है उत्तर मुगल काल में चल जाता है औरंगजेब। ये जो है 1 2 3 4 5 6 जो है ये महानतम शासक था, ठीक है। कोई ना कोई जो है इसमें जो है काफी रुचि रखता था किसी न किसी क्षेत्र में। जैसे अगर देखा जाए तो अकबर को, है ना, महान शासक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो हमीदा बानो बेगम के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है? देखिए, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला इसमें छाटना है। ऐसे अगर सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला अगर देखा जाए तो इसमें अगर देखा जाए तो ये जो आएगा मैग्नेटाइट। क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइट हो जाएगा। मैग्नेटाइट हो गया, लिमोनाइट हो गया, सिडेराइट हो गया। ये तीनों जो है लोहा का क्या है? अयस्क है। लोहा का अयस्क है, लोहा का अयस्क है। सिडेराइट हो गया, लिमोनाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, और क्या होता है? हेमेटाइट। हेमेटाइट ये सब क्या है? लोहा का अयस्क है। और सर्वाधिक गुण वाला अगर देखा जाए तो यही है हेमेटाइट, ठीक है। सर्वाधिक गुण वाला अगर देखा जाए तो कौन है? हेमेटाइट है। लेकिन इस ऑप्शन में हेमेटाइट नहीं था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये मैग्नेटाइट हो जाएगा, Fe3O4 हो जाएगा, ठीक है। आयरन पायराइट की अगर हम बात करते हैं तो आयरन पायराइट को मूर्खों का सोना कहा जाता है। मूर्खों, ठीक है, मूर्खों का सोना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, ठीक, ठीक है। तो इसको मूर्खों का सोना कहा जाता है। किसको? तो आयरन पायराइट को, आयरन पायराइट को। और लोहा का अयस्क हो गया, इन तीनों को याद रखना है, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, हेमेटाइट। और सर्वाधिक गुण वाला जो है कौन है? तो हेमेटाइट है। हमारे भारत में जो सर्वाधिक लौह अयस्क है यही है, हेमेटाइट, ठीक है। सर्वाधिक, है ना, लौह अयस्क की अगर हम बात करते हैं, लौह अयस्क तो कौन है? तो ये आपको हो जाएगा, ये हेमेटाइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन,
भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना है। विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए जो योजना बनाई गई है वो कौन सी योजना है? तो ये है आपको मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। ठीक है, ये क्लास हमारा थोड़ा डिस्कशन में चलता है और 6 बजे वाली शाम में जो क्लास चलती है वो रिवीजन क्लास है। फटाफट जो है 10-12 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन हम करा देते हैं, तो वो भी जाकर के आप देख सकते हैं। भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो 2014 में हुआ था। कब हुआ था? 2014 में हुआ था। ठीक है, अटल पेंशन की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 2015 में हुआ था और स्मार्ट सिटी की शुरुआत जो है 2016 में हुआ था। ठीक है, 2016 में हुआ था। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की भी शुरुआत कब हुआ था? तो 2015 में ही। ठीक है, 2015 में ही हुआ था। तो ये सब इसमें भी आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है? तो तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है वह अशगाबाद है। अस्का नहीं, अशगाबाद यहां लिख देते हैं। ठीक है, अशगाबाद है, अशगाबाद है। तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है? अशगाबाद है। ये तुर्कमेनिस्तान आया कहां से? तो सोवियत संघ के जब विघटन हुआ था उसी में से ये तुर्कमेनिस्तान हुआ है। तो सोवियत संघ के विघटन से, ठीक है, सोवियत संघ विघटन है ना, 1991 उपरांत है ना, उपरांत जो है सृजन हुआ। तुर्कमेनिस्तान का जो नाम आया वो कैसे आया? तो सोवियत संघ के विघटन 1991 के उपरांत हुआ है। ठीक है, अबू धाबी की अगर हम बात करते हैं तो ये यूएई है ना, यूएई संयुक्त अरब अमीरात की क्या है? तो राजधानी है, कि राजधानी है। ठीक है, राजधानी है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है, अबू धाबी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर। कह रहा कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए स्थान आरक्षित है, शेड्यूल कास्ट के लिए, एससी के लिए। तो लोकसभा में जो सीट है वह टोटल 84 है। ठीक है, 84 है। आपसे पूछ सकता है कि लोकसभा में जो एसटी का सीट है, एसटी है ना, शेड्यूल ट्राइब जिसको जनजाति कहते हैं, तो इसकी जो लोकसभा में एसटी की सीट की अगर हम बात करते हैं तो इसकी सीट अगर देखा जाए तो 47 है। कितना है? 47 है। और इसका कितना है? 84 है। ठीक है, तो अनुसूचित जाति का 84 हो जाएगा, जबकि एसटी का कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा में जो एससी और एसटी के सीटों का बंटवारा है, SC/ST की सीटों का जो वर्णन है, सीटों का वर्णन वह किस अनुच्छेद में है? तो वर्णन जो है अनुच्छेद 30 में, 330 में है। अनुच्छेद कितना में है? इंपोर्टेंट तो है ये सब। ठीक है, अनुच्छेद 330 में आपसे पूछ देगा कि लोकसभा में जो जाति और जनजाति की जो सीटों का प्रावधान किया गया है वह किस अनुच्छेद में है? तो 330 में है। किसमें है? 330 में है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लिए सीट के लिए जाना जाता है, तो सर्वाधिक है ना, सर्वाधिक की अगर हम बात करते हैं, सर्वाधिक लोकसभा सीट है ना, सर्वाधिक लोकसभा सीट एससी का है ना, एससी की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है 17 है। अब कहां से होता है? तो यूपी से है ना। अपना बिहार में 6 गो है, अपना बिहार में कै गो है? 6 गो है। जबकि सबसे ज्यादा सर्वाधिक लोकसभा सीट जो एससी कैटेगरी में है आरक्षण वह 17 गो है, और कहाँ है? तो यूपी में है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक लोकसभा सीट एसटी की, तो सर्वाधिक जो है आपको 6 गो है, और वो भी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। तो ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक लोकसभा सीट एससी में यूपी देता है 17 सीट, और सर्वाधिक एसटी में देता है कौन? मध्य प्रदेश। और अपना बिहार में जो लोकसभा का आरक्षण सीट है वो कितना है? तो 6 गो। ठीक है, 6 जगह है। ये आपको हाजीपुर है और कौन कौन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पोर्टो नोवा किस देश की राजधानी है? तो पोर्टो नोवा की बात करते हैं तो ये जो है आपको बेनिन की राजधानी है। किसकी राजधानी है? बेनिन के।
बेनिन की मुद्रा की अगर हम बात करते हैं, मुद्रा का, है ना, तो इसका मुद्रा जो है फ्रंट है ना, क्या है, फ्रंट या फ्रंक, है ना, इसको देख लीजिएगा थोड़ा। और लाइबेरिया की अगर हम बात करते हैं तो लाइबेरिया देश की जो राजधानी है वह क्या है, पोर्टोनोवा किस देश की राजधानी है, तो ये बेनिन का है, किसका है, बेनिन का है, ठीक है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो पोर्टोनोवा किस देश की राजधानी है, तो बेनिन की है, बेनिन की, पोर्टोनोवा बेनिन की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है, तो मोनाजाइट रेत मतलब बालू, मोनाजाइट जो बालू है ये रेत कहाँ पाया जाता है, ये केरल में पाया जाता है। सबसे पहले तो याद रखिए केरल में पाया जाता है ना, कहाँ पाया जाता है, तो केरल में पाया जाता है। मोनाजाइट रेत कहाँ पाया जाता है, केरल में। और इसी मोनाजाइट रेत से जो है थोरियम की प्राप्ति होती है, कहाँ, किससे प्राप्त होती है, थोरियम की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्त होती है, थोरियम की, ठीक है। कोयला की अगर हम बात करते हैं तो कोयला का जो सर्वाधिक भंडारण है, सर्वाधिक जो भंडारण है वो कहाँ है, तो झारखंड में है। कहाँ है, तो झारखंड में है। सर्वाधिक कोयला का भंडारण कहाँ है, तो झारखंड में है। पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड का लेखक कौन है, तो वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक जो है वो मलाला यूसुफजाई है। कौन है, मलाला यूसुफजाई, मलाला यूसुफजाई है। जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, तो जापान का जो कौन सा बंदरगाह है रेशम बंदरगाह, तो योकोहामा, है ना, योकोहामा जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, तो योकोहामा है, ठीक है। जापान की राजधानी की अगर हम बात करते हैं, जापान की राजधानी कहाँ है, तो टोक्यो है। जापान की राजधानी टोक्यो हो गया, ठीक है। ओसाका की अगर हम बात करते हैं तो जापान का मैनचेस्टर कहलाता है, जापान का मैनचेस्टर है ना, मैनचेस्टर कहलाता है। और नागासाकी जापान में ही पड़ता है, जिस पर 9 अगस्त 1945 ना, हाँ 9 अगस्त 1945 ईस्वी को है ना, फाइटमैन, कौन सा था, तो फाइटमैन बम का नाम था, फाइटमैन परमाणु बम गिराया गया था, है ना, गिराया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि नागासाकी सबसे पहले लिटिल बॉय गिराया था हिरोशिमा पर, उसके बाद फिर 3 दिन के बाद 9 अगस्त को, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर, 9 अगस्त को नागासाकी पर फाइटमैन परमाणु बम गिराया गया था, ठीक है। तो इतना बातें ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है, तो ये है विशाखापत्तनम है, जो कि सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है। चेन्नई की बात करते हैं तो यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा है, यह एक कृत्रिम, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कृत्रिम बंदरगाह है। तो कृत्रिम बंदरगाह अगर पूछे आपसे कौन है, तो चेन्नई हो जाएगा, ठीक है। विशाखापत्तनम क्या है, सबसे गहरा बंदरगाह है। तूतीकोरिन की अगर हम बात करते हैं, पारादीप की बात करते हैं, तो पारादीप जो है झारखंड और उड़ीसा, है ना। पारादीप बंदरगाह जो है, आपको पारादीप बंदरगाह से ही लौह अयस्क का निर्यात जापान में होता है, ठीक है, इसका याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो भारत की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वह चिल्का झील है। कौन है, चिल्का झील है, और ये आपको उड़ीसा में है, ठीक है। कहाँ है, तो उड़ीसा में है। पुलिकट झील की बात करते हैं तो ये आपको आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। सांभर झील की बात करते हैं तो राजस्थान में है ना, ये भी खारे पानी का झील है, ठीक है। सबसे बड़ी अगर पूछेगा तो सांभर पानी की झील। अब भारत की सबसे बड़ी तो चिल्का झील। वेम्बनाथ झील की बात करते हैं तो ये केरल में है, ठीक है। नौकायन जो दौड़ होता था इसी वेम्बनाथ झील में होता था, ठीक है। नौकायन दौड़ यहाँ पर लिख देते हैं, नौकायान दौड़
किसमें होता है? तो वेम्बनाड में। वेम्बनाड कहाँ है? तो केरल में है। ठीक है, करा निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया था? इस निंदा को, तो इस निंदा मतलब होता है जो ईश्वर को निंदा करता है। ठीक है, तो ये किया था आपको जहांगीर ने। जहांगीर ने किया था। जहांगीर कौन था? तो अकबर का पुत्र था। अकबर का पुत्र था, है ना। अकबर का जो शासन था वह 1605 ईस्वी तक चला था। 1605 के बाद जो है जहांगीर अपने सत्ता पर स्थापित हो गया, और इसका बेटा था एक, इसका पुत्र की बात करते हैं खुसरो। इसका पुत्र जो है खुसरो ने 1606 ईस्वी में, 1606 में विद्रोह कर दिया था। क्या कर दिया था? तो विद्रोह किया था। ये भी याद रखिएगा कि खुसरो ने जो है विद्रोह कब किया था? 1606 ईस्वी में। ठीक है, और जहांगीर के द्वारा ही इस निंदा को मारा गया था। ठीक है, जहांगीर की बात करते हैं। हाँ, जहांगीर के द्वारा जो है अगर देखा जाए तो पांचवें गुरु अर्जुन देव को, ठीक है, गुरु अर्जुन देव की हत्या किया था। किसने? तो जहांगीर के द्वारा किया गया था। ठीक है, और औरंगजेब के द्वारा जो है ये 9वें गुरु, 9th गुरु कौन थे? तेग बहादुर की हत्या हुआ था। तेग बहादुर की हत्या। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। स्थापत्य कला का जो है शाहजहां को जो है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग अगर कहा जाता है तो शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। ठीक है, अगला, सक्रियता धातु में धातुओं की क्रियाशीलता का घटा हुआ सही क्रम क्या है? मतलब सबसे ज्यादा किसका है, फिर उसके बाद तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो हो जाएगा आपको मैग्नीशियम, नहीं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा लोहा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा लोहा। सर्वाधिक जो क्रियाशील है, सर्वाधिक क्रियाशील धातु, क्रियाशील की अगर हम बात करते हैं तो पोटेशियम है ना, पोटेशियम है। ठीक है, और सबसे कम अगर पूछेगा कि सबसे कम क्रियाशील कौन है तो सोना है। ठीक है, सोना Au है। ठीक है, Au सोना है सबसे ज्यादा, और सबसे कम तो याद रखना ही है। और दो चार अगर याद रखिएगा आगे तक तो आपको इस तरह का क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। तो सोडियम है, देखिए पोटेशियम के बाद सोडियम आता है, फिर कैल्शियम आता है, फिर मैग्नीशियम आता है, उसके बाद एल्युमिनियम आता है। ठीक है, एल्युमिनियम के एक दो के बाद लोहा आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ एल्युमिनियम नहीं है तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? तो मृत ज्वालामुखी जो है वह माउंट पोपा है। कौन है? माउंट पोपा की बात करते हैं ज्वालामुखी के, तो यह म्यांमार में है। कहाँ है? तो म्यांमार में स्थित है। माउंट एटना की बात करते हैं तो ये इटली में है। ठीक है, इटली में है। ठीक है, इटली में है। माउंट एटना कहाँ? इटली में है। और माउंट पोपा म्यांमार में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कारण निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है? तो वित्त आयोग का गठन करने के लिए जो है अधिकृत कौन है? तो राज्यपाल है। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा ही 5 वर्षों में, कितना वर्षों में? 5 वर्षों में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक 5 वर्षों में। और इसका काम क्या है? राज्य वित्त आयोग का कार्य की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है पंचायती, है ना, पंचायती या नगर पालिका के वित्तीय, है ना, वित्तीय स्थिति का पता लगाता है ना, और पता लगा करके जो है ये अपना रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है, और राज्यपाल महोदय जो है उसको विधानमंडल में रखवा करके उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। राज्य वित्त आयोग का जो गठन का प्रावधान है वो 243 आई और 22 में है। 243 और आई और 22 में है, इसको भी याद रखिएगा। 243 आई और 22। कोरोना रोग का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला था? तो पहला केस तो मिला था केरल में,
लेकिन प्रथम मृत्यु अगर पूछेगा तो कर्नाटक में हुआ था। प्रथम मृत्यु की बात करते हैं तो कहां हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। साइक्लोरवास, साइपरमेथ्रिन और कार्बन डाइडीन किस प्रकार की दवा है? तो ये कीटनाशक दवा है। कैसी दवा है? तो कीटनाशक दवा है। प्रत्येक वर्ष को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ष को जो है 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस की अगर हम बात करते हैं, पर्यावरण दिवस, तो इसको सबसे पहले सर्वप्रथम की अगर हम बात करते हैं तो स्वीडन में है ना, स्वीडन के स्टॉकहोम में है ना, स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था। और उसी स्टॉकहोम सम्मेलन में 5 जून 1972 को मनाने की घोषणा हुई कि पर्यावरण दिवस मनाया जाना चाहिए, ठीक है। तो पर्यावरण दिवस सर्वप्रथम स्वीडन के स्टॉक सम्मेलन में 5 जून 1972 को मनाने का तय हुआ। और सर्वप्रथम जो मनाया गया था, सर्वप्रथम पर्यावरण दिवस मनाया गया था सर्वप्रथम जो है कब? तो 1974 में। सर्वप्रथम कब? 1974 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुई थी? तो ये क्रिप्स मिशन की असफलता। क्रिप्स मिशन की बात करते हैं तो ये 1942 में आया था। द्वितीय विश्व युद्ध में आशा लेकर के आया था कि भारत की सेना जो है हमको सहयोग करेगा, लेकिन असफलता मिली। इसकी जो डोमिनियन स्टेट का देने का दर्जा था वो भारतीय लोग नहीं माने, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन इस तरह से असफल हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना, दांडी मार्च की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो है 12 मार्च को हुआ था। 12 मार्च से लेकर के आपको कब तक चला था? तो 6 अप्रैल तक चला था। 6 अप्रैल 1930 को चला था। साबरमती आश्रम से चला था, ठीक है, साबरमती से चला था। गांधी मिल समझौता की बात करते हैं तो 5 मार्च हुआ था। 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है। पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है मांग किया गया था पूर्ण स्वाधीनता। वर्मा किस वर्ष ब्रिटिश अधिपत्य से मुक्त हुआ था? तो वर्मा की अगर हम बात करते हैं तो 1948 में मुक्त हुआ था। वर्मा आखिर चंगुल में कैसे फंसा था अंग्रेजों के? तो वर्मा जो है ये तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, ठीक है। ये कब हुआ था? 1885 में हुआ था, ठीक है। और लॉर्ड डफरिन था इस समय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। इसी के शासनकाल में जो है बर्मा को जो है आंग्ल मतलब अंग्रेजों में मिला लिया गया था, अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था लॉर्ड डफरिन ने। कब? तो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध में। लेकिन इसको आजादी कब मिला? ठीक है, आजादी की अगर हम बात करते हैं तो आजादी इसको मिला था 1935 के अधिनियम 1935 अधिनियम के तहत मिला था। और ईस्वी पूछे तो 1948 में मिला था। कब मिला था? 1948 में। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नाथपा झाकड़ी जो है ये आपको किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। नाथपा झाकड़ी की बात करते हैं तो ये आपको हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकड़ी है, ठीक है। तुलबुल परियोजना अगर आपसे पूछेगा किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना की बात करते हैं तो ये झेलम नदी पर है। कहाँ है? तो झेलम नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौग है जो नमी के धीरे धीरे अवशेष कर बनाता है। तो ये हो जाएगा नीला हरा डाइहाइड्रेट। पालघाट स्थित है। तो पालघाट की बात करते हैं तो ये जो है आपको कोयम्बटूर एवं पलक्कड़ के बीच में स्थित है। अनैच्छिक क्रिया जैसे रक्तदाब का लार आना के केंद्र पर पाए जाते हैं। तो
तो ये जो अनैच्छिक क्रिया जैसे रक्त दाब, लार आना के जो केंद्र हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पश्च मस्तिष्क में, पास नहीं पश्च, ठीक है। तो पश्च मस्तिष्क हो जाएगा। पश्च मस्तिष्क में, पश्च मस्तिष्क में जो है क्या पाया जाता है? तो सेरिबलम, सेरिबलम पाया जाता है। सेरिबलम इसका क्या काम है? तो सेरिबलम का क्या काम है? तो शरीर को कंट्रोल करना, शरीर को नियंत्रित करना है ना, नियंत्रित करना है। और ये मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है, सबसे छोटा भाग है, छोटा भाग है मस्तिष्क का। सबसे छोटा भाग क्या है? सेरिबलम। एगो होता है सेरिबरम, दोनों में अंतर है। सेरिबरम जो कि सबसे बड़ा भाग होता है, एक होता है क्या? तो सेरिबरम, सेरिबरम इसका क्या काम है? तो बुद्धि विवेक जो होता है ना, बुद्धि हो गया, बुद्धि विवेक, ये जो है इस पर जो है किसका अमल रहता है? तो सेरिबरम का। किसका रहता है? सेरिबरम का, ठीक है। और मेडुला ऑब्लिगेंटा भी पश्च मस्तिष्क में रहते हैं। मेडुला ऑब्लिगेंटा उसका क्या काम है? तो उल्टी आना है ना, ब्लड प्रेशर हो गया, ये सब जो है कंट्रोल करना उसका। और उच्च रक्तचाप, वही ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है। तो वो काम है मेडुला ऑब्लिगेंटा का, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा, सेरिबरम और सेरिबलम और मेडुला ऑब्लिगेंटा। उल्टी का जो नियंत्रण केंद्र होता है मेडुला ऑब्लिगेंटा में होता है, ठीक है। लिख नहीं रहे हैं, बता दिए। निम्नलिखित में से विषम शब्द को छाटिए। तो विषम शब्द, ठीक है। तो देखिए ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी है, बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी है। मैड्रिड स्पेन की राजधानी है, स्पेन की। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। लेकिन ये राजधानी नहीं है, ये इंग्लैंड का शहर है। क्या है? तो इंग्लैंड का शहर है, इसलिए कौन आंसर हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है? तो वायु के द्रवीकरण के लिए जो आदर्श है, दाब बढ़ाना और तापमान को घटाना। किस शैवाल का उपयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में होता है? तो कृत्रिम लकड़ी अगर बनाना है तो आपको एलिजन शैवाल का प्रयोग करना होगा, शैवाल, ठीक है, एलिजन शैवाल का। होर्मुज जलसंधि जोड़ती है। तो होर्मुज जलसंधि जो जोड़ती है वह ओमान की खाड़ी को पर्शियन की खाड़ी से, ओमान की खाड़ी से की पर्शियन की खाड़ी से, ओमान को पर्शियन से। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो इनकी जन्म की बात करते हैं तो कमल और साड़ है। ये जो है गृह त्याग का प्रतीक है, गृह त्याग, गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है, ठीक है। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, ठीक है। बौद्धि वृक्ष की बात करते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है, ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है। महात्मा बुद्ध के जन्म की बात करते हैं 563 ईसा पूर्व में हुआ था, उनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये बातें ध्यान में रखना है। अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे आपको मोरारजी देसाई, है ना। 1977 ईस्वी में जो है इन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, मोरारजी देसाई। यह गैर कांग्रेसी क्या थे? तो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। कैसा थे? तो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। तो अगर ऐसे भी पूछेगा कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि ऐसा कौन सा चलिए ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया था? तो 73वां की बात करते हैं, इसको लागू कब किया गया था? तो लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? तो पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं 24 अप्रैल को, ठीक है। तो 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। और इसके तहत पंचायती व्यवस्था को जो है 11वीं अनुसूची में जो है इसको ऐड किया गया था। और उसके बाद हुआ था 74वां संविधान संशोधन
उसको 12वीं अनुसूची में ऐड किया गया। और 73वां और 74वां जो संशोधन है दोनों 1992 में हुआ था और दोनों को लोकसभा और राज्यसभा में साथ ही पेश किया गया था। 22 दिसंबर को लोकसभा में, 23 दिसंबर को राज्यसभा में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? तो चंपारण सत्याग्रह से जो संबंधित नहीं थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बाकी जेबी कृपलानी थे, आपको राजेंद्र प्रसाद थे और ब्रजकिशोर प्रसाद थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ठीक है, अच्छा, चंपारण में जो है, चंपारण में नील की खेती करने हेतु एक अनुबंध हुआ था पहले। ठीक है, एक अनुबंध हुआ था, रजिस्ट्रेशन हुआ था कि हाँ, इकरारनामा बना था अंग्रेज और किसान के बीच में। ठीक है, तो ये जो अनुबंध है इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंपारण में जो है नील की खेती करने हेतु जो अनुबंध हुआ था वो कब हुआ था? तो 1867 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में अनुबंध हुआ था। और ये सत्याग्रह कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। इसको बुलावा किसने भेजा था? राजकुमार शुक्ल ने 1916 के अधिवेशन में। ठीक है, और महात्मा गांधी का काफी जो है विकराल ये सत्याग्रह रहा था, चंपारण सत्याग्रह, और उसमें जो है अंग्रेजों को जो है झुकना पड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दस्त एक कबीर मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो दस्त एक कबीर ईरान में है और दस्त एक कबीर कहाँ है? तो ईरान में है। कहाँ है? ईरान में है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस स्थान पर हैंडलूम मेगा क्लस्टर अवस्थित है? तो हैंडलूम मेगा क्लस्टर जो है ये आपको विरुद्धनगर में है। कहाँ है? विरुद्धनगर। ये विरुद्धनगर जो है आपको तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। विरुद्धनगर कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, और तमिलनाडु में एक लड़ाई होता था, जल्लीकट्टू की लड़ाई, उसमें जो है साढ़ों से लड़ाई किया जाता था। ठीक है, लेकिन हाईकोर्ट ने अभी जो है फिलहाल रोक लगा रखा है उसमें, तो तमिलनाडु में जल्लीकट्टू। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन तथा ग्लूकागोन हार्मोन शरीर में किससे स्रावित होता है? तो अग्नाशय से, पेनक्रियास से। ठीक है, इससे क्या होता है कि 3 गो हार्मोन निकलता है। क्या वो निकलता है? तो 3 हार्मोन, अल्फा, बीटा और गामा, है ना? अल्फा, बीटा और गामा निकलता है। तो अल्फा से जो निकलता है वह ग्लूकागोन निकलता है, ग्लूकागोन हार्मोन। ठीक है, और बीटा से जो निकलता है वह इंसुलिन हार्मोन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, और गामा से जो निकलता है सोमैटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, तो तीनों से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। यही इंसुलिन की कमी से जो है आपको डायबिटीज होता है। ठीक है, डायबिटीज हो जाता है। अगला चले, पेसो किस देश की मौद्रिक इकाई है? तो पेसो जो है आपको फिलीपींस की है। ये क्वेश्चन लगता है दोबारा आ गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है? तो प्रथम कृत्रिम रेशा जो है वह रेयन है तो पॉलिस्टर भी है ना, नायलॉन भी, लेकिन रेयन जो है ये प्रथम मानव कृत्रिम रेशा है। इनमाजेब किस रोग की पहली दवा है? इनमाजेब एक दवा है। इनमाजेब क्या है? एक दवा है। जो किसकी दवा है पहली? तो इबोला का है। ठीक है, इबोला जो होता है वह वायरस से होता है। ठीक है, इबोला किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है, वायरस के कारण। इसमें क्या होता है? तो रक्तस्राव होता है ना, रक्त जो है अधिक से अधिक मात्रा में निकलने लगता है इबोला में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्यों की स्थापना वर्ष क्रम के अनुसार सजाएं, है ना, सजाएं। तो देखिए, मणिपुर की स्थापना जो हुआ था 1971 में हुआ था, 21 जनवरी को। मिजोरम की भी स्थापना 1971 में हुआ था, 21 जनवरी को। ठीक है, छत्तीसगढ़ की स्थापना जो है 2000 में हुआ था, 2000 में। और तेलंगाना की स्थापना 2014 में हुआ था। अब देख लीजिए, 71, 2000, यही तो हो जाएगा राइट आंसर। क्रम है ना। अगला क्वेश्चन, जंतुओं में होने वाला फुट एवं माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो फुट एवं माउथ रोग जो होता है वह जो है आपको विषाणु के कारण होता है। किसके कारण? तो विषाणु के कारण होता है। ठीक है, फुट एवं माउथ रोग। लेकिन इसमें एक और पूछता है कि एथलीट फुट जो रोग होता है
वह किसके कारण होता है? तो एथलीट फुट। अगर रोग और पूछेगा तो कवक के कारण, लेकिन फुट एवं माउथ रोग पूछेगा तो वह विषाणु हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। कवक के कारण जो है आपको गंजापन भी होता है। क्या होता है? गंजापन भी होता है। ठीक है, जीवाणु के कारण जो है तपेदिक होता है, टीबी जिसको कहते हैं, तपेदिक होता है। विषाणु के कारण जो है आपको पोलियो होता है ना, पोलियो होता है। और क्या होता है? एड्स होता है, एड्स होता है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है। अगला है, कौन सी गैस हंसने वाली या हंसाने वाली गैस के रूप में जानी जाती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है ना। नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस है हल्की मीठी होती है ना, हल्की क्या होती है? मीठी होती है। माँ के दूध में पाए जाने वाला जो प्रतिरक्षी है वह कौन है? तो आईजीए है ना, आईजीए। अगला क्वेश्चन, महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध करवाने वाली योजना है। तो ये जो है आपको महिला समृद्धि योजना है, महिला समृद्धि योजना है। इसकी शुरुआत की बात करते हैं हम लोग तो 1993 में हुआ था। ठीक है, जन धन योजना की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो है 2016 में हुआ था, है ना, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध करवाने के लिए योजना जो है ये महिला समृद्धि योजना है, जिसकी शुरुआत 1993 में हुई थी। किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था? अभी कुछ देर पहले बताए थे कि लोकसभा में 22 दिसंबर को, राज्यसभा में 23 दिसंबर को पेश किया गया था। तो किस प्रधानमंत्री का नाम पूछा है? तो ये हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव हो जाएगा। ठीक है, कह रहा कि राजा रवि वर्मा कौन थे? तो एक चित्रकारी थे। ठीक है, एक चित्रकारी थे, पहले भी बता चुके हैं। पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण क्या है? तो पंजाब में जो भूमि का क्षति हो रहा है सबसे ज्यादा हो रहा है सिंचाई से अधिक जो सिंचाई होता है, पटवन होता है, उसी से। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो पहला जो हुआ था 1930 में हुआ था, दूसरा जो हुआ था 1931 में हुआ था, तीसरा जो हुआ था 1932 में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि कौन सा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे? तो गांधी जी द्वितीय में। ठीक है, गांधी जी भाग लिए थे कांग्रेस की तरफ से 1931 में। अच्छा, इसका जो मार्ग प्रशस्त हुआ कैसे हुआ कि हाँ गांधी जी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे? तो हुआ कराची इरविन समझौता। ठीक है, इरविन समझौता हुआ। तो इरविन समझौता की अगर हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी और इरविन के बीच में हुआ था इरविन समझौता। ये हुआ था कब? 1931 में हुआ था। और इसी में जो है बात बनी, इसमें क्या क्या बात बनी? तो इसमें बात बनी कि दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस सब को जो है बंद कर दिया गया। ठीक है, दोनों के वार्तालाप के बीच में माध्यम से। ठीक है, 1931 में। और 1931 में ही जो है गांधी जी भाग लेने के लिए कहा गए? तो गोलमेज सम्मेलन लंदन में। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है। इरविन समझौता को इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। ठीक है, इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? संचालन समिति जीवी मावलंकर थे? नहीं, संचालन समिति के जो थे वह राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो इसका जो गलत हो जाएगा यही हो जाएगा। बाकी प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप के अंबेडकर, संघ के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावित हुई थी? तो भारतीय ध्वज संहिता है ये 2002 से, 26 जनवरी 2002 से, है ना। भारतीय ध्वज संहिता कि मतलब आप उसमें ध्वज के बारे में पूरा, जैसे ध्वज आप कहाँ कहाँ फहरा सकते हैं, ये सारा चीज इसमें वर्णन आपको मिलता है। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। ठीक है, ये हमारा थोड़ा डिस्कशन में चलता है क्लास। अच्छा, एक क्वेश्चन और है क्या? हाँ, एक क्वेश्चन और है जी। 2025 का भारतीय प्रवासी सम्मान सामुदायिक सेवा के लिए किसे पुरस्कृत किया गया है? तो सामुदायिक सेवा के लिए आपको प्रोफेसर अजय राणे को जो है ये सम्मान दिया गया था। आपको पता है कि प्रवासी सम्मान, प्रवासी जो दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी जो है
9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, है ना, भारत लौटे थे। और इसको मनाने की जो प्रथा है ये कब से तो कब से 2003 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 2003 से मनाया जा रहा है 9 जनवरी को प्रत्येक भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, तो ये था हमारा जो है 50 क्वेश्चन, और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा टेलीग्राम चैनल आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जीके जीएस डिस्कशन ऑफिशियल। ठीक है, जिसमें अशोक चक्र की तरह जो है लोगो लगा हुआ है, आप आसानी से ऑफिशियल लिखा हुआ है उसमें पहचान लीजिएगा। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।